वेलकम बैक। मेरी उलझन फिर वही है, ये तो इनफरादी तौर पे तो ठीक है, इज्तमाही तौर पे जो सहूनी है वो तो कह रहे रूहानी मिशन है, वो गज़ा में कई हज़ार बच्चे मार देते हैं और कई लाखों लोग जो हैं वो शहीद कर देते हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या कोई कौम मुस्लिम जो दुनिया है वो उठेगी भी, जागेगी? ये आपने खुद बात की ना, क्योंकि एक और है सर, वो तो हजरत ईसा का मुजस्मा भी तोड़ देते हैं। इसका ऐसा लग रहा है जैसे वो कहते हैं, वो ये समझ रहे हैं कि इंसान सिर्फ हम है और सारे हैवान हैं, उनको कत्ल करना कोई मसला नहीं। तो कोई उठेगा उनका हाथ रोकेगा नहीं, या इसी तरह सारे? पहली बात तो ये है कि ये उसको अपना मजहबी अकीदा समझ रहे हैं, उन्हें ये काम करना है, ये उनके मुताबिक उन पे ये फ़र्ज़ है कि उन्होंने ये करना है, वो उसको फ़र्ज़ समझ के अदा करें। वो अपने आप को चोज़न पीपल कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम खुदा के मुंतखब लोग, ठीक है, और हमें ही ये हक हासिल है कि हम ही उसके जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको वो डेविड कहते हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको सोलोमन कहते हैं, तो उनका ये कहना है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपने सेकंड टेंपल को जिसके नतीजे, नॉट सेकंड टेंपल, फर्स्ट टेंपल, पहला टेंपल जो गिर गया था और जिसके बाद ताबूत सकीना भी चला गया था हाथ से। सेकंड टेंपल तो ऐसे ही था ना, वो बना दिया था लेकिन ताबूत तो नहीं मिला उसके बाद। तो वो ये कहते हैं कि हम जब वो बनाएंगे जो कि हमारा मजहबी फरीज़ा है जी, तो उसके बाद हमारा बादशाह आएगा। वो वेट कर रहे हैं किंग का। जो क्रिश्चियंस हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ ज्यूज ज़ायनिज़्म की जी, वो इंतज़ार कर रहे हैं किंग का, ठीक है। एक किंग आएगा जो उनको उस दौर में वापस ले जाएगा जिस दौर में पहला टेंपल था, बिल्कुल ठीक है। और बाकी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और बाकी जितने भी लोग हैं वो उनसे पाक करेगा जी, दुनिया को पाक करेगा। और जो ये सारे जो उनके जहन में जो कि बुराइयां हैं, इन बुराइयों से साफ करेगा और फिर एक ऐसी हुकूमत कायम होगी जो हमेशा रहेगी। बिल्कुल, ये उनका सर। जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, अब ये जहन में रखें कि अब मैं अभी आपसे बात की है मैंने ज्यूइश ज़ायनिस्ट जी, बिल्कुल। जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं वो शदीद नफरत करते हैं ज्यूज ज़ायनिस्ट से। अच्छा, ये बात आप ध्यान में रखें। जो अमेरिका में जो एवेंजलिकल्स हैं वो शदीद नफरत करते हैं ज्यूज ज़ायनिस्ट से। ये उनकी वक्ती एक दोस्ती है। जो ज्यूज ज़ायनिस्ट हैं, यानी हज़रत ईसा को स्लीब पे तो उन्होंने चढ़ाया जी, मैं वही बहस कर रहा हूँ ना। जो ज्यूज हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं किंग का। जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं वो उनको यकीन है कि किंग हमारा जो था वो आ गया था सर, और वो जीसस थे जी, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये जीसस थे जी। और वो जो हैं वो आएंगे दोबारा आएंगे। और जब दोबारा वो आएंगे, अच्छा एक के नज़दीक आए नहीं है, एक के नज़दीक आ चुके हैं और दोबारा आएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा उनको जो क्रिश्चियंस हैं वो मुसलमानों के साथ, जैसे मुसलमान कहते हैं कि कुरान मजीद में मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो किसी और अंदाज में देखते हैं। वो ये कहते हैं कि वो जब आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस वापस आएंगे तो उनकी जो जंग है वो इनसे होगी, यानी ज्यूज से होगी जी। वो जो किंग आएगा, जो नहीं, वो जो किंग उनका है, वो जो किंग है वो इनके नजदीक एंटी क्राइस्ट है जी 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 भाई। वो क्राइस्ट नहीं है जी। वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट के नजदीक वो एंटी क्राइस्ट है, बिल्कुल। वो उनके नजदीक एंटी क्राइस्ट है, जिसको हम उर्दू में दज्जाल कहते हैं। ये लफ्ज क्रिश्चियनिटी में भी यूज होता है, एंटी क्राइस्ट, ठीक है ना। क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट बिल्कुल होता है। वो ये कहते हैं कि एक क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट होगा जिनके दरमियान एक जंग होगी जो आर्मागेडन होगी, बिल्कुल, जंगों की मां जिसको कहा जाता है ये। लेकिन जो ज्यूज ज़ायनिस्ट हैं उनके नजदीक आर्मागेडन नहीं है,
उनके नज़दीक जो है वो आर्मागेडन ये है कि वो जब किंग आ जाएगा जो अभी तक नहीं आया, जी वो हज़रत ईसा को नहीं मानते, नहीं मानते, वो हज़रत बिल्कुल। ईसा को नहीं मानते, बिल्कुल वो किसी पैगंबर को नहीं मानते, सिर्फ वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बाकियों को तो उन्होंने शहीद किया है ना, जी। तो वो कैसे मानेंगे उन्हें। तो बात यह है कि वो जो आर्मागेडन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्रिश्चियंस के अंदर मौजूद है। ज्यूज ये कहते हैं कि वो जब आएंगे, मतलब ज्यूज के अंदर कोई एंटी क्राइस्ट नहीं है, बिल्कुल उनके यहाँ वो किंग तो मानते ही है, नहीं। उनके यहाँ एक हाँ ही जी। किंग है ना, बस जी, जी, एक बिल्कुल। किंग ने आना है, जी उनके यहाँ क्राइस्ट नहीं नहीं है है। ना एंटी क्राइस्ट है, उनके एक किंग है जिसने किंग आना है, जो अभी तक नहीं आया। जी ठीक है, वो किंग आएगा और आके पूरी दुनिया को पाक साफ करेगा और हमारा टेंपल दोबारा बना देगा, थर्ड टेंपल। तो पहले तो ये आप ध्यान में रखें कि ये इनकी, अच्छा अब दोस्ती क्यों है, सवाल ये है कि फिर बिल्कुल, दोस्ती होनी क्यों नहीं है? चाहिए। नहीं, एक दूसरे से तो हाँ। एक दूसरे को मारना है इन्होंने। बिल्कुल दोस्ती इसलिए है कि ये सारा जो मार्का है, ये चूंकि यरूशलेम में होना है और ये चूंकि उन इलाकों में होना है, किंग ने भी वहीं आना है। ज्यूज ज़ायनिस्ट जो हैं जुडाइज्म के, उनके किंग ने भी वहीं आना है और वहीं टेंपल बनाना है। और इधर जो जीसस ने वापस आना है क्रिश्चियनिटी में या उनके, वो भी उन्होंने वहीं आना है। तो जो वो खित्ता है, वो उस खित्ते में जो मज़ाहिब का आखिर में जो आर्मागेडन है या जो अहमियत है, वो इस खित्ते की है। वो क्यूबा में, लातीनी अमेरिका नहीं, में या वहाँ नहीं है। पैसिफिक में या कहीं फिलिपीन के आसपास जी, जी, नहीं जी। होनी। यही अच्छा, मुसलमानों जो मुसलमान हैं उनके नज़दीक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो हमारे पैगंबर हैं। सारे पैगंबरों बिल्कुल, पे इसमें कोई शक ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। ईमान का हिस्सा। अगर मैं किसी पैगंबर को नहीं मान रहा तो मैं मुसलमान नहीं हूं। मुसलमान नहीं, हमारे बिल्कुल जो ऐसे। 5 ईमान के हिस्से हैं उनमें से एक तमाम अंबिया पे ईमान जी लाना जी है। बिल्कुल ऐसे। अब हमारे नज़दीक जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे तो वो नबी नहीं है, जी आखिरी नबी जा चुके हैं। ठीक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत इमाम मेहदी जो हैं उनका भी दर्जा अहले तशरीह के नज़दीक कुछ और है, जो इमाम सुन्नी का हजरात दर्जा कुछ और हैं, लेकिन नबूवत का इशू नहीं। ठीक है। आखिरी नबी सबके नज़दीक आए हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो तशरीफ पर्दा दुनिया से फरमा हाँ चुके जी। हैं। अब यह है कि वो जो आखिर में होना है उस वक्त, तो ये वो चीज़ें जिसको हम हरमजदून कहते हैं, बिल्कुल हरमजदून, और ये वो लफ्ज़ है जिसको आर्मागेडन कहते जी। हैं। या हम ये कहते हैं कि इमाम मेहदी जो हैं वो आने के बाद जब तशरीफ़ लाएंगे दुनिया में, तो जाहिर है कि उसके बाद एक उनकी जंग होगी। हाँ जी। और लेकिन वो जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, और वो तशरीफ लाएंगे और दज्जाल को कत्ल करें। हाँ, तो हज़रत ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। यानी हज़रत बिल्कुल ईसा ऐसे। अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्योंकि वो अपनी एक ख़ास उम्र थी उनकी जब वो दुनिया से उनको उठा लिया गया था, जी। तो वो उसी उम्र के होंगे जब वो आएंगे और दमिश्क वो जगह तक जो डॉक्टर साहब, आपकी चूंकि शख्सियत तो सर- बहुत से पहलुओं को हमने कवर करना है। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले एआई की बात हो रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि एआई दुनिया को तबाह कर देगी, कहीं यही क़यामत तो नहीं है? नहीं, तबाह तो नहीं करेगी, लेकिन लोग इसको अभी समझ नहीं पा रहे भाई साहब, लोग इसको समझ नहीं पा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और अभी तो इस बात पे बहस हो रही है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक हम पहुँचें कि नहीं पहुँचे। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ये है कि इंसानों के बराबर वो आ गई है कि नहीं, अभी तो ये है। स्टीफन हॉकिंग कहता था कि ये इंसानों को तबाह नहीं नहीं, स्टीफन हॉकिंग नहीं था उस वक्त जब एआई आई थी, उसकी तो पहले डेथ हो गई थी। आई बाद में है, लेकिन उसने ये प्रिडिक्ट हाँ, किया उसकी था। प्रिडिक्ट वो तो क्या सर इसको दज्जाली दौर कहा जा सकता है कि उसमें दाखिल हो गए हैं नहीं AI? नहीं 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 नहीं, जाली दौर तो इसलिए नहीं कि जब टेलीफोन आया था, सर आपको पता है जब टेलीफोन आया, जब लाउड स्पीकर आया, जब ये सारी चीजें हाँ, उसको भी इजाज़त आती जाली है, तो दौर उस वक्त कहा बात हुई। मैं आपको बड़ी एक मजेदार किस्सा सुनाऊं। सऊदी अरब में इजाजत नहीं थी टेलीफोन की, और उसमें ये कहते थे कि इसमें जो है शैतान बोलता है। तस्वीरों की भी इजाजत नहीं थी? तस्वीर नहीं, फोन का तो नहीं। तो उसके बाद ये हुआ कि शाह अब्दुल अजीज को बाकायदा वो टेलीफोन करके अजान सुनाई गई, फिर परमिशन मिली सऊदी अरेबिया में कि इसके ये टेलीफोन जो है ये जी, जी। एक ऐसी है जिसकी इजाज़त वहाँ पे है। तो ये जो इस तरह की आती हैं मुख्तलिफ ईजादात आती हैं साइंस की, तो उस ज़माने में जाहिर है कि लोग एक खास तबका होता है जो उसको साइंस के नज़र Resist से करता है। देखता है। क्या हम AI तो एक साइंस क्या हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जो हरमजदून का दौर है और जो उस तरफ जा रहा मामला? क्योंकि इजराइल तो अपना रूहानी मिशन पे निकल पड़ा है
देखिए, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि हम हर्ब जदून के दौर में, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इंसानी तारीख़ में, इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इवन इसराइल के क़याम के वक्त 48 में या उससे पहले का जो चंद साल है, इतना खून, या इवन जब मुख्तलिफ यहाँ पे खिलाफतें बन रही थी, बादशाह आपस में लड़ रहे थे, तारीख़ उठा के देखें, इतना खून इस खित्ते में, ये जो खित्ता है जो कि आप गज़ा से शुरू करें और उसके बाद आप उसमें इसराइल और फिर जॉर्डन वैली और लेबनान और उसके साथ फिर आप आगे बढ़ते बढ़ते आप चाहे सीरिया तक आ जाइएगा, इस पूरे खित्ते में इतना खून इंसानी तारीख में कभी नहीं बहा जितना इस वक्त बह रहा है। बिल्कुल ऐसे। और कब तक बहेगा ये मैं नहीं जानता। जंगें शुरू तो हो जाती हैं, ख़त्म नहीं हो। ये जो जंग शुरू है इसका एंड गेम क्या है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें ना कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इसका जो मैदान है, वैसे तो अल्लाह अपना करम करे सारी दुनिया में ही एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी खाना जंगी हो रही है, अफ्रीका में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप अगर सिर्फ इसको गौर से देखें इस बात को, तो जो मिडिल ईस्ट है या जो ये जगह है जहाँ की हम जिक्र हम कर रहे हैं, सारी दुनिया यहाँ पर जब कुछ होता है तो इस तरफ तवज्जो देती है, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, ज्यूज़ हों या वो मुस्लिम सब हों, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि अब देखें यूक्रेन की जंग है, वो ख़ास उसका पॉलिटिकल एंगल है, उसकी कौमियतों का एंगल है, प्यूटिन क्या करता है, यूरोप क्या करता है, आर्कटिक में क्या होता है, पैसिफिक में क्या होता है। इस जगह की जंगें जो हैं ये ख़ास एक रुख इख्तियार कर लेती हैं, जो आपने भी बात की कि रूहानी हो या मजहबी हो या सारा हो, और उसमें यानी जो है वो उसको मजहबी फरीज़ा समझ के वो अदा कर रहे हैं कि ये जगह तबाह हमने करनी है ताकि हमारा टेम्पल बनेगा। हाँ। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उस दौर में दाखिल हो गए हैं, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इंसानी तारीख़ में ये मेरा ख्याल है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या उसके बाद जो बख्त नसर आया था यहाँ पे, जो जिसने टेम्पल को गिरा दिया था, वो भी एक छोटा सा लोकल था ना, उसमें चंद 100 लोग मार दिए होंगे, या उसमें जो भी कत्ल गारत हुई थी, टेम्पल को उसने आग लगा दी थी। इतना मैसिव, इतना खून जो गजा में और लेबनान में जो इस वक्त हो रहा है, वो रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं है, जो एक तशवीश की बात। मैं इसी को आगे लेके जाऊंगा। अब सर देखें, ईरान इराक जंग होती है, 10 साल चलती है, खिता अलग है ना, दूर है, नहीं किसी को पता नहीं था। हाँ दूर। अमेरिका इस पे हमला करता है अफगानिस्तान पे, कोई इतना पता नहीं था। ये जो जंगें हुई हैं जिसमें गजा ख़ास तौर पे और ईरान, ये जंगें बाकायदा लाइव लोगों, पूरी दुनिया ने देखी, लाइव जेनोसाइड मैंने आपसे कहा, लाइव जेनोसाइड बच्चों ने भी देखी है, बच्चों ने देखी है। क्या इसको इस तरह का माहौल जो बन गया है या बनाया गया है, ये इसको बनाया गया है इस तरह का माहौल कि वो नहीं था। आज कुर्बानी का दिन है। हाँ जी। और कुर्बानी जिन लोगों ने की, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए, और जो हज किया जिन लोगों ने, अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल फरमाए, जो नहीं जा सके उनको भी अल्लाह ताला। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें ना कि ऐसे लोग भी तो हैं जो ये सुबह कुर्बानी हो रही होती है तो कहते हैं यार हम देख नहीं सकते जी, बिल्कुल। मतलब उनका दिल इतना, कहते हैं कि यार कुर्बानी के बच्चे भी पीछे हट जाते हैं, बड़े भी कहते हैं कि यार बस हम अंदर जाएं, ये जानवर खुद भी बच्चों को जो है साइड पे किया जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो नस्ल जिनके सामने, आंखों के सामने बिल्कुल जख्मी, गोलियां लगी हुई, बर्बादी, बॉडीज तहलील हो गई। और देखें उम्मीद क्या करते हैं लोग, कहते हैं कहीं से कोई मदद आ जाएगी, कोई खाना जो है वो दे जाएगा, कुछ कर देगा, कुछ दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। और मतलब बड़ी बड़ी महलात बने हुए हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हम ईद कैसे मनाएंगे, हम पार्टी, अगले मिनट का पता नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना जो कहते हैं कि वो यार हमें डिस्टर्ब ना करो, तो ये हमें डिप्रेस ना करो, तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ बात कि ये बात तो ठीक है कि आप, जो मैंने पहले भी बात की थी कि अपना ख्याल रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, सब कुछ, लेकिन उसमें बेहिस ना हो जाएं, यानी अपना ख्याल करते देखें, अपने आप को ठीक रखना और अपने आप पर तवज्जो देना और अपनी सेहत का, इसका मतलब बेहिस हो जाना और खुद गर्ज हो जाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
मतलब मैं अगर परेशान हूँ और मैं उसमें रिलैक्स बैठा हुआ हूँ और ये सोच रहा हूँ कि मेरा जहन ठीक रहे, मेरा, इट डज़ंट मीन कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद गर्ज हो जाएं या बेहिस हो जाएं। मैं उससे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपको इस बात का एहसास ना हो कि यार मैं यहाँ पे खा रहा हूँ ना, तो यार ये जो बचेगा ना यार, वो यार नीचे गिर गया यार, उसको खा ले उठा के। मतलब मैं इंसानों को इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दूं कि जैसे वो इंसान ही नहीं है। मैं उस बेहिसी की बात कर रहा हूँ। और इस सब हम सबको आप सही फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक मिनट, ये गुफ्तगू मियां साहब जारी है, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हम जल्दी वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि ये एक खबर ये भी है कि ईद के बाद वो फिर बड़ी शिद्दत से हमला शायद ईरान पे कर सकता है अमेरिका, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट पूरा हिल गया है, और इस तरह का अगर कोई और एडवेंचर वो करता है तो फिर तो इस खित्ते का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये टर्म ख़त्म हो गई कैसा, मिडल ईस्ट वाली। अब तो मिडल ईस्ट की टर्म यूज़ नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि ये तो बरतानिया के दौर की है ना। वो बरतानिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो लंदन से बैठ के कंट्रोल कर रहे होते, तो वो कहते थे कि यार वो ईस्ट है, वैसे दरमियानी इलाका कौन सा है, वो कहते थे दरमियानी इलाके को मिडल ईस्ट कह दो, क्योंकि वो हिंदुस्तान के तो दरमियानी इलाके, वो ईस्ट इंडिया, तो वहाँ से ये टर्म निकली। तो अब तो टर्म्स चेंज हो रही हैं, तो ज़्यादातर टर्म इस्तेमाल होती है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया आ गया, वेस्ट एशिया आ गया, क्योंकि अगर आप वेस्ट एशिया को इंक्लूड करेंगे, अब देखें ना, बहुत बड़े तादाद में लोगों को पता ही नहीं कि इजिप्ट मिडल ईस्ट में नहीं है बल्कि अफ्रीका में है। देखें ना, तो लोग अब ये मिडल ईस्ट की टर्म वेग हो गई इसलिए क्योंकि वो वेस्ट एशिया। अच्छा, अब वेस्ट एशिया से भी शायद मामला आगे बढ़ जाए, क्योंकि वेस्ट एशिया जो है वो अंग्रेज़ों के दौर में सेंट्रल एशिया नहीं था। या तो ये तो सारा इलाका ये तो ऑटोमन या सॉरी रशियंस के पास था ना। जो पहला ग्रेट गेम हुआ है तो बरतानिया और रशिया के दरमियान ही हो रहा था ना इस खत्ते में। तो सेंट्रल एशिया तो ये तो टर्म बनी है जब रशिया टूटा है, USSR टूटा है, तो ये सेंट्रल एशिया की टर्म बनी है बाद में। ये सारी वस्ती एशियाई रियासतें तो उन्हीं के USSR टूटने के बाद बनी है ना। तो मैं ही कह रहा हूँ कि मशरिक़ वस्ता जो है, या चले मशरिक़ वस्ता ही लें उसको, तो अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो इस बात पे भी डिस्प्यूट है कि क्या ईरान मिडल ईस्ट में आता है या नहीं आता। ठीक है, और अभी आपने देखा होगा, यानी ये टर्म्स इतनी अजीब सी हैं, अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान को मिडल ईस्ट में शामिल किया उन्होंने। IMF ने देखा होगा, आपने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्ट का जो पूरा सिलसिला है उसका पाकिस्तान हिस्सा है। तो ये वो टर्म्स हैं जो ज़ाहिर है कि कॉलोनियल दौर की टर्म्स हैं, लेकिन अब नई शक्ल ले रही हैं। ये वेस्ट एशिया है। ये जो जंग हो रही है इस वक्त, ये इसको मैं ज़ाती तौर पे इन दोनों जगहों को कनेक्ट करता हूँ, यूक्रेन की जंग को भी और ये जो वेस्ट एशिया में हो रही है, क्योंकि ये जंगें जो हैं ये यूरेशिया में हो रही हैं। ये यूरेशिया की जंगें हैं, और यूरेशिया की जंगें इसलिए हो रही हैं कि यूरेशिया के अंदर बेल्ट एंड रोड ख़त्म हो जाए। असल में बेल्ट एंड रोड तबाह हो जाए, ये इलाका इतना डिस्टेबलाइज हो जाए कि यहाँ पर बेल्ट एंड रोड, यूरेशिया का पूरा बेल्ट एंड रोड जो है वो तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये खुफिया मंसूबा है। नहीं, खुफिया स्ट्रेटजी है उनकी। देखिए ना, अगर अमेरिकन ये सोच रहे हैं कि पूरा बेल्ट एंड रोड यूरेशिया के अंदर फैल रहा है, तो अगर आप यूरेशिया को डिस्टेबलाइज कर देते हैं पूरे ये पॉलिसी तो यूरेशियन बेल्ट को, ये तो चीन की पॉलिसी है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप सुपर पावर की उनकी स्ट्रेटजी देखेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं ना कि डोनरो डॉक्ट्रिन है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो अमेरिका के अंदर तो अमेरिका तो एक अलग है ना। तो फिर चीन तो बर्दाश्त नहीं करेगा सर। नहीं, तो चाइना जो है वो इतनी बड़ी पॉलिसी के चाइना तुर्की तक और यूरोप तक जाना, डिस्टेबलाइज करना बड़ा आसान है। आपके सामने बैठे बैठे पूरे खलीजी रियासतें डिस्टेबलाइज हो गई ना जी। UAE, कतर, आगे भी सब डिस्टेबलाइज हो गया ना, पूरा खित्ता हो गया। अब इनको स्टेबलाइज करना कितना मुश्किल है। एक दफा जो मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए, अल्लाह अपना करम करे, आप यमन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, आप सोमालिया को स्टेबलाइज, जब जो अब आज के वक्त हमारे सामने देखते ही देखते लेबनान, एक खूबसूरत मुल्क, बैरूत की फ्लाइट जा रही हैं, लोग डिस्टेबलाइज हो गए। ये आप जितने मर्जी तब्दीलियां ले आए सीरिया में दोबारा, क्या सीरिया स्टेबलाइज हो सकता है? नहीं हो सकता।
डिस्टेबलाइज हो गया। गजा दोबारा आबाद नहीं हो सकता उस तरह। नहीं, देखें ना उसको आप मुझे बताएं, वो उसमें गजा की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे या इस वक्त ईरान कह रहा है कि हमें जो हमारी तबाही बर्बादी हुई उसे करें, या अरब ममालिक जो जिनका ऑयल, जिनकी अपनी इकोनॉमी बैठ गई सारी, तो वो इस वक्त मदद करेंगे, इस वक्त वो मदद करेंगे। तो बात यह है कि मतलब इस वक्त तो कौमों को खुद खड़ा होना है ना। नहीं तो सर सारा कुछ तो डिस्टर्ब कर दिया है, क्या ये संभलेगा और बेहतर होगा कि नहीं, इसी तरह मजीद डिस्टर्ब? तारीख तो बताती है कि दोबारा संभल भी जाते हैं मुल्क, लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि फौरी तौर पे कैसे होगा। यानी फौरी तौर पे जो डिस्टेबलाइजेशन होगी, पूरे खत्ते को आपने पूरी एक बसात उलट दी ना। अब उस बसात को उलट दिया आपने, अब इन्वेस्टमेंट्स, ऑयल की प्राइसेस, कहत, फर्टिलाइजर्स का निकलना, हीलियम का निकलना, ये निकलना, वो निकलना, फिर ये जो केबल्स बिछे हुए हैं उनका क्या फ्यूचर है। लेकिन ये सर सारा कुछ जुड़ा हुआ है ईरान अमेरिका जंग से, और अभी तो जंग बंदी है आरजी। क्या ये मुश्किल नहीं, ईरान को ना लेना आप सर, क्या मुश्किल इसको फैला देना आप। हाँ, इसको आप लेबनान तक क्यों नहीं ले जाते? ये आपस में कनेक्टेड है ना सारे। ये शराइत जो वो पेश कर रहे हैं, तो लेबनान की बात भी तो हो रही है ना। तो लेबनान इसराइल का तो डायरेक्ट ये जो आप डिस्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम तो खैर ज़्यादा नहीं तो मुज़ाकरात होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताएं, अच्छा चाइना को छोड़ दें, उसके हम बाद में बात करेंगे, बजाय वहाँ पे एक स्टेबिलिटी है। अरे भाई अमेरिका खुद क्या कितना डिस्टेबलाइज, उनके अंदर रूलिंग क्लास की जो आपस में लड़ाई है, आप देखें। और अमेरिका क्या दोबारा से अजीम बन सकता है? कोई चांद पे मंडी निकलेगी जहाँ जाके अपना सामान बेचेगा? बिल्कुल नहीं। मसला ये है कि ओवर प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है और मंडी इतनी सुकड़ गई है, जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया है, AI अब आ गई है, तो भाई कितने बेचना जे? तो लेकिन अमेरिका और जो रह गए थे खरीदने वाले, उनकी जेब में तो आना नहीं है। कैसा अमेरिका ने हाउ यू आर गोइंग टू स्टेबलाइज इट? खुद ही तो पंगा अमेरिका ने लिया, कैसे संभालेगा? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी हमल राय ये है कि अंडर दिस इकोनॉमिक आर्किटेक्चर ये जो चला है, ये अगर कंटिन्यू करता है तो आज ईरान की जंग रुकेगी, कल और लग जाएगी। क्योंकि अब चाइना जो है, चाइना की सिर्फ 60% उसकी पैदावार की खपत चाइना के अंदर है। रोड एंड बेल्ट उसका जो एक नीम सरमायादाराना निज़ाम है, उसकी ज़िंदगी की ज़मानत है कि उसको मंडी मिले, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिव प्रोडक्शन जो है उसके बेसिस प्रॉफिट है, ज़रूरत नहीं है। तो और प्लानिंग निकल गई है बीच में से, नो प्लानिंग, मार्केट इकोनॉमी का इट्स एन अनार्किक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। अब मसला ये है कि मंडियाँ सुकड़ गई, सप्लाई साइड बहुत बड़ी हो गई, डिमांड मेरे गरीब भी थले बह गई, तो और कितने बेचना जी? नो, ये लड़ते रहेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट कभी नहीं होगा अंडर दिस सिस्टम। मैंने पिछले दिनों का सब एक उनके बड़ा एक थिंक टैंक है, तो उसमें मैं एक तकरीर सुनना था, उसकी रिकॉर्डिंग, तो उसमें वो बड़ा इंटरेस्टिंग, एक प्रोफेसर कोलंबिया के, उन्होंने बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के गोर्बाचोफ है। कहते हैं अमेरिका के, ये बड़ा खौफनाक लफ्ज़ है। जी, वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये अमेरिका को जहाँ ले गए, और अमेरिका के अंदर खुद जितनी इस वक्त नफरतें फैल रही हैं और जो वाक़यात जन्म ले रहे हैं वहाँ पे, पोलराइजेशन जितनी अमेरिका, ये उनका ही लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहते हैं अमेरिका की गोर्बाचोफ। डॉक्टर साहब, इसी को लेके मैं आपके सामने एक हकायक रखता हूँ थोड़े से, क्योंकि ये जो जंग हुई है इसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक तो उन्होंने हमला कर दिया ईरान पे कि एटम बम ना बनाए या उसके पास एटम बम होगा। उनके जहन में क्या था, वो तो रूहानी मिशन अपना पूरा कर होता है, वैसे हमला करता हाँ ना करता, और वो रूहानी मिशन अपना पूरा कर रहा है जो सहूनी है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी की जंग भी हुई है, और बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई है टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी को मात दी है। ईरान के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके पास तो मिसाइल थे, ड्रोन्स थे, ये वो तो जो जदीद टेक्नोलॉजी थी वो अमेरिका के पास थी। अमेरिका अपने आप को टेक्नोलॉजी का घर कहता है। वहाँ से जो आज मैंने रिपोर्ट पढ़ी जो कांग्रेस में वहाँ पेश हुई, उसमें कहा गया कि 42 जहाज़ गिराए गए उनके, हर किस्म का जहाज़ उनका गिरा दिया गया। इसका मतलब है कि ईरान सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ नहीं लड़ रहा था, कोई और भी टेक्नोलॉजी वहाँ पर मौजूद थी जो कि टेक्नोलॉजी को मात दे दी। इसका मतलब है अमेरिका का वो भी जो मिथ थी वो भी टूट गई। चाइना का भी दो, और ये सारा हम बात पहले कर चुके हैं, रशिया के का सारा मिसाइल सिस्टम था, और चाइना और लेकिन ईरान के अपने लोग भी तो लड़े हैं ना। बिल्कुल, देखें ना, लड़ाई तो की है उन्होंने। देखें, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कई दफ़ा,
मियाँ साहब का साहब इस बात से उम्मीद करता हूँ यकीन करेंगे, आपको कभी अपना डिफेंस आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। जी, अपना जो दिफा है ना, कौमों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। यानी आउटसोर्स कर दिया, और आउटसोर्स कर दिया कि भाई वो बिल्कुल जैसे घरों में होता है ना कि यार हम तो सो रहे हैं यार, बस जी। जो चौकीदारी बाहर चौकीदार संभाले। आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान खुद भी रखना चाहिए, अपने घर का, अपने मुल्कों का, अपने मुल्क का, अपने शहर का, अपने मोहल्ले का। इन्होंने पूरा अपना मुल्क जो है उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स सर कई मुल्कों ने अय्याशियों में खर्च कर दिए, होटल्स बनाने में खर्च कर दिए, वहाँ पे जो है वो शॉपिंग मॉल्स कैसी होंगी, कितनी बड़ी होंगी, क्या होगा, और जो बुनियादी उनकी हिफाजत कैसे करनी है, उस इन्वेस्टमेंट को, इमारतें, उस इन्वेस्टमेंट को बचाना कैसे है, क्या करना है। फौज की बजाय वो डिफेंस अपनी आउटसोर्स कर दी कि वो इसको अड्डा दे दो, उसको अड्डा दे दो, तो बाकी खैर है यार, ये इसराइल संभाल लेगा और अमेरिका बहादुर संभाल लेगा। तो मतलब एक दो पटाखे आके उधर से गिरे और तबीयत साफ हो गई। तो आपको अपना डिफेंस, इससे ये भी तो सबक मिलता है ना गाइस साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात Defense दुरुस्त है, कभी ये सबक वैसे सीखा है अरबों ने, सर अरबों ने खास तौर पे, क्योंकि अड्डे थोड़ी तोड़ने देर दिए। की मेहरबान आते आते अब सर तो- देखिए, 142 अरब डॉलर का जो उन्होंने छतरी ली थी उस पर खर्च करते हैं, उन्होंने कोई सबक सीखा इससे या सीखेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसकी वजह यह है कि वो अब तो ईरान तो इतनी बड़ी पावर बन के इमर्ज कर गया है ना उसमें। जी, ये अगर पाबंदियां हट गई और सऊदी अरेबिया और चंद मुल्कों को यकीनन पाकिस्तान डिफेंस अपना फराम कर रहा है, कोई मुआहदे कर रहा है उनके। सर जी डॉक्टर साहब, एक मिनट, ये गुफ्तगू मियाँ साहब जारी है, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हम जल्दी वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ये यूएई ने भी रब्ता किया हमसे, कह रहे हैं हो रहा होगा, लेकिन मैं असल बात ही कह रहा हूँ ना कि आप अपने डिफेंस को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। उन्हें, इन मुल्कों को, सारे हमारे बरादर मुल्क हैं, अच्छा है हमारे, लेकिन ये अब अपनी भी तो डिफेंस पे खर्च करें ना, अपने अंदर से भी तो पैदा करें ना चीज़ लड़ने की। हमारे अंदर तो ये सलाहियत है बिल्कुल पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने तो डिपेंड नहीं किया ना, कि पाकिस्तान जब डिपेंड किया था एक वक्त में तो गलत किया था 71 में। बात सर यही है कि जो अरब वर्ल्ड है जा रही है, या आपस में लड़ाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी जिस नहीं, तरह? अरब वर्ल्ड खत्म हो गई है। अरब वर्ल्ड खत्म हो गई। अरब वर्ल्ड इसलिए खत्म हो गई है, इत्तेहाद वाली जो बात की ना जी। आपने, कि गजा और लेबनान भी तो अरब वर्ल्ड है ना। अब जी। आप अरब वर्ल्ड को किस तरह डिफाइन करते हैं? अरब वर्ल्ड को जो सहूनी है वो कहते हैं कि गुड अरब्स आर दोज हु आर डेड अरब्स। ये उनका नुक्ता जी, नजर जी, है बिल्कुल। कि अच्छे अरब वो हैं जो मरे होते हैं, सिर्फ वो जिंदा अरबों को मानते ही नहीं। और आप कमाल देखिए कि उन्हीं के साथ जो है अरब जाके मुआहदे कर रहे हैं, और जो भी उनकी पॉलिसीज हैं। बात यह है कि अरब ही तो इस वक्त लेबनान में शहीद हो रहे हैं। अच्छा, अरब से मुराद हरगिज ये नहीं होता कि आप मुसलमान हो। जी बिल्कुल, अरब 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 जो हैं वो उसमें दुरूज भी तो है ना, बिल्कुल है। अरब में क्रिश्चियंस भी तो है भी ना, हैं। अरब के अंदर ये आपके मेरोनाइट्स भी तो है ना। तो अरब कोई एक जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहिब है ना, उसमें क्रिश्चियंस बहुत बड़ी तादाद में है। जी, जी। जो आपको वहाँ पे यरूशलेम में नजर आते हैं क्रिश्चियंस क्रिसमस में, तो वो अरब ही है ना। अरब ही है। मैं से भी कह रहा हूँ कि अरब तो आपने कहा ना कि मुत्तहिद हो जाएंगे, तो वो तो अब भूल जाएं। ये पहले जितनी जंगें हुई हैं इस खत्ते में, तो ये अरब ही अरब उनसे लड़े हैं ना। कौमें तो आपस में जो लड़ी हैं वो तो अरब ही लड़े, मुसलमान भी लड़े, मुसलमान और ईसाई भी लड़े। जी। तो अरब तो इकट्ठे नहीं हो सकते, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अरबी बोलने वाले तो सारे, इस वक्त आप देखें ना अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है, तो सारे अफ्रीका चार्ट के हर मुल्क में खाना जंगी है, जो एक्चुअली ओल्ड प्ले बुक है। कि एक पूरे स्टेबल रीजन को, आज से आप चले जाएं ना इराक पे इन्वेजन से पहले चले जाएं, तो आप इस पूरे रीजन को देखें। सद्दाम हुसैन के गिरने के बाद से ये रीजन स्टेबलाइज नहीं हुआ, बल्कि एक रीजन में अगर एक अरब मुल्क तबाह हो रहा होता है तो दूसरा मुल्क खुश हो रहा होता है कि यार अच्छा है, वहाँ का बिजनेस हमारे पास आ जाएगा। वहाँ चूंकि एयरलाइंस नहीं चल रही, तो हमारी एयरलाइन ज़्यादा अच्छी चलेगी। ये इत्तेहाद कैसे करेंगे? यही मैं चाह रहा हूँ पूछना कि सहूनी तो ये चाह रहा है कि ग्रेटर इसराइल, वो नील से फरात तक और वो करबला से मदीना तक वो जाना चाह रहा है, उसका पूरा नक्शा जारी कर दिया। तो क्या एक एक करके ये सारे गिर जाएंगे, तो या मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करेंगे?
या ये होना है यार मियाँ या साहब होके रहना है, ये समझ ले कि ये होके रहना है। मियाँ साहब पहले अमेरिका तो अपना को ख्याल कर ले। बहुत नहीं, मैं इजराइल पीछे रह गया, इजराइल की खेल खत्म। जो कि रूहानी मिशन पे निकला हुआ है, अगर उनकी लड़ाई नहीं भी हुई ना, नेतन्याहू नहीं, तो उसका जो भी उसमें से आएगा वो यही मिशन पूरा करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है, मेरी राय गलत हो सकती है, जो अब सबसे बड़ी रियासत लियोन ट्रॉट्स्की ने एक बात की थी कि अमेरिका इज़ अ मॉन्स्टर विद अ फीट ऑफ क्ले, कि एक बहुत बड़ा जो हैकल जिन है जो मिट्टी के पांव पर खड़ा है। तो अब आप देखेंगे कि जो अमेरिकन कैपिटलिज्म है वो जिसको ग्रेट, अब हुआ क्या है, तो मैं मुख्तसर, आज हमारा मौजू तो नहीं है, कोई सारा पैसा तो सट्टे में फेंक दिया, स्टॉक एक्सचेंजों पे चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई है। अमेरिका ग्रेड करते करते, यानी स्लैब करते करते, क्या ये जो आपके टैरिफ थे जाके शी के कदमों में बह गए कि राबिदा वास्ते कितनी जल्दी पहले आया, अब नूरी आया, मौला जट आ गया, उधर जाके हमें लगा कि नाल वो मौला जट के साथ एक जो क्लाउन नहीं होता वो बना के उन्होंने वापस भेज दिया, और उसने अपनी ट्वीट में माना कि यस वी आर डिक्लाइनिंग। उसने, बट इट्स नॉट मी, मैं दोबारा 16 महीनों में ऊपर ले आया हूँ, ये तो वो जो बाइडन था। तो मियाँ साहब मुझे ये लगता है कि द वर्ल्ड इज़ इन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी इट इज़। और ये सबसे बड़ी गलत बात है कि जी आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अरे भाई, इकोनॉमिक इज़ द बेसिस जिसके ऊपर आप सुपरास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं सियासत का। सियासत लर्जा अंदाम रहेगी जब तक आपकी बुनियादी मैशत में जल्जले हैं वो तो लेकिन सर दुनिया एक पास साइड पे है, लेकिन जो सहूनी है वो तुर्की भी लेना चाह रहा है, वो सऊदी अरब भी लेना चाह रहा है, वो जो है वो पूरे के पूरा जो है वो सहराए सीना सारा लेना चाह रहा है, वो मिस्र भी लेना चाह रहा है, वो शाम भी लेना चाह रहा है। नहीं, सहूनियों को तुर्की नहीं चाहिए, तुर्की का शुमाली हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तुर्की उन्होंने अपने नक्शे में शामिल कर तुर्की को डिस्टेबलाइज करना है। तुर्की का कोई बड़ा हिस्सा उनका ग्रेटर इसराइल का हिस्सा नहीं है। तुर्की जो है, तुर्की को उन्होंने डिस्टेबलाइज करना है, ठीक है, जिसकी कोशिशें पहले भी हुई थी और अब भी हो रही हैं कि डिस्टेबलाइज हो, दहशतगर्दी हो। वो जो इशू है ना, जो काजी साहब ने बात की अभी कि मईशत और पॉलिटिकल, ये कि एक ये लंबे अरसे तक चलेगा। देखिए, मईशत तो उस वक्त तक आपकी, बिल्कुल काजी साहब ने बात बिल्कुल ठीक की कि मईशत आपकी बुनियाद है, लेकिन हम मईशत के ऊपर तो उस वक्त तवज्जो देंगे ना जब ऊपर स्टेबिलिटी होगी। अगर ऊपर बम फट रहे हैं और तबाही हो रही है और मिसाइल गिर रहे हैं तो वहाँ पर नीचे मईशत कैसे खड़ी होगी? तो वो मईशत के साथ लिंक्ड है। और मईशत जो है, अब मुझे बताएं ना, इस वक्त अगर दुनिया की मईशत बर्बादी की तरफ चली गई है तो क्या मैं ये बात कर सकता हूँ कि मईशत को हमें ठीक करना चाहिए? क्योंकि मईशत तो गई ही जंगों की वजह से बर्बादी की तरफ है। तो पहले आपको रिजॉल्व करनी है जंगें, और ये ज़हन में रखें बात कि हमेशा जंगों से भी फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल, जंगों से भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और जंगों से फ़ायदा से वो नहीं उठा रहे होते जो असला बेच रहे होते हैं। जो वॉर इंडस्ट्री है ना, वॉर इंडस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि ये वेपन्स भेज रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स, बिल्कुल ऐसा ही जाहिर है, वहाँ पर लोग जख्मी होते हैं, देखे ना, वो उनके भी बीमारियां आती हैं, उनके भी काम चलते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह से जो है अभी इमारतें गिर रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग बदबख्त बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार ये सारा तबाह हो जाएगा ना, ये तबाह हो जाएगा तो ठेका हमें देना है इसके। आखिरी जो कि हमारे मिनट्स हैं, तो पेट्रो डॉलर गया, और अब जो करेंसी है नई, वो फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन उस तरफ जा रही है दुनिया, अभी फौरी तौर पे तो नहीं जा रही है उस तरफ। एक वो ख़त्म हो जाता है ना, एक वो जो भरम है वो ख़त्म हो जाता है, यार इसके बगैर भी काम चलता है। तो रशिया पे पाबंदी लगी, रशिया ने बेचा, इधर हुआ, ईरान बेच रहा है, तो ये तो चीन और रशिया तो मुतफिक हो गए हैं, ईरान भी मुतफिक हो गया है, और बाकी सऊदी अरब ख़ास तौर पे वो भी इस तरफ आ रहा है। तो अगर पेट्रो डॉलर जो है उसको ज़्यादा पड़ती है इस पर, अभी जो जंग के दौरान पड़ गई है तकरीबन, तो एक बड़ी मार्केट निकल जाएगी ना डॉलर से। अभी तो पेट्रो ही बंद है सारा। हाँ, अभी तो देखें ना, पेट्रो ही बंद है ना हुर्मुज़ की वजह से, और फिर उसके बाद ये दोबारा कैसे शुरू होगा दुनिया में, क्या होगा? लेकिन उसकी कसम पड़ गई है पेट्रो। देखिए, हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है। ये शेल्फ लाइफ 1945 का जो ऑर्डर था, जैसे पाकिस्तान में 1985 का पॉलिटिकल ऑर्डर खत्म हो रहा है, जो मेरा एक थीसिस है कि ये पॉलिटिकल ऑर्डर जो है ये ख़त्म होकर दम तोड़ रहा है और एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर पाकिस्तान में जन्म लेगा। एक इमारत का एक वक्त होता है, वो इमारत उसके बाद आप उसको
उसके खंडर में जाके उसको दोबारा ठोका ठाकी करते रहते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है आप कहते हैं यार अब यहाँ पर एक भी कील लगाई ना तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी भाई, अब इसको गिराना ही पड़ेगा। तो किसी भी नई बिल्डिंग को बनाने से पहले वो पुराने खंडर को गिराना ज़रूरी होता है। ये पुराना एक खंडर जो 1945 के बाद खड़ा हुआ था ब्रेटन वुड वाला, ये तवा ख़त्म हो गया है, मतलब इट्स यूजलेस कि जी आप उसके साथ लिंक कर दिया तो आपने डॉलर के साथ लिंक कर दिया तो अभी डॉलर में, यानी मैं रुपयों में कमा रहा हूँ, काजी साहब रुपयों में कमा रहे हैं और रुपयों में टैक्स दे रहे हैं, और आप भी रुपयों में कमा के रुपयों में टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ऑयल आपने डॉलर में उस रुपए को फिर आपने डॉलर में कन्वर्ट करना है, और फिर उस डॉलर की जो भी प्राइस होगी दुनिया जी, में उसमें आपने डॉलर खरीदना है, यानी रुपयों में आप डॉलर नहीं खरीद सकते, आपने डॉलर में कन्वर्ट, आप अपने रुपए को जो कि डीवैल्यू है, डीवैल्यू करेंसी है, तो इस वक्त तो बहुत ही पहले आपने डॉलर खरीदना है, डॉलर से फिर पेमेंट। आपने देखा है कई हमारे जो मुल्क में एलीट है बदमाशिया, वो कहती है मैंने तनख्वाह रुपयों में लेनी नहीं है, डॉलर्स में लेनी है। ऐसी है कई साहब, आपके यकीनन जानने वाले होंगे बदमाशिया। हाँ तो सर आपने दुबई में प्रॉपर्टियां खरीदती, वो कहते नहीं, वो कहते हैं हमने सैलरी रुपयों में लेनी नहीं है, हमें डॉलर्स में पे, वो रिश्वत भी डॉलर्स में लेते हैं, वो रिश्वत भी डॉलर्स में लेते हैं। डॉक्टर साहब पॉलिटिकल ऑर्डर्स की बात की है, पॉलिटिकल ऑर्डर की बात की, क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील हो रहा है या हो चुका है? हो रहा है, प्रोसेस से गुजर रहे हैं हम, उसमें से अमल में से गुजर रहे हैं ना। ऑर्डर एक ये नहीं है कि जो है वो एक दिन के अंदर अब नया ऑर्डर कौन देगा सर? क्या चाइना? नहीं, ऑर्डर देखे ना मिडिल पावर्स कितनी स्ट्रांग हो गई है। फिलहाल तो मियां साहब हमें कोई सोच सकता था कि ईरान बॉक डाउन करेगा अमेरिका को, बॉक डाउन इन द मिडिल। लेकिन डॉक्टर साहब की बात की इस प्रोग्राम को यानी कंक्लूड करूंगा कि जो निज़ाम जम्मू के ज़रिए दवाइयाँ बेचने के लिए, असलह बेचने के लिए इस सैयारे को खंडर बनाना चाह रहा है और बना रहा है, आई थिंक इट्स डूम्ड। इसी पे आज की ईद की, और मगर इस दुआ के साथ कि अगली जब ईद आए तो इससे ज़्यादा बेहतर बातें हम कर सकें और एक बेहतर दुनिया हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।